नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से प्रेम एकेडमी पे, जहां सफलता ही है हमारा लक्ष्य। मैं प्रेम जुड़ रहा हूं आपके साथ एक और लाइव सेशन के साथ में। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे, हमारी जो चर्चा चल रही थी वो भारत की राज्य व्यवस्था विषय पर हम चर्चा कर रहे थे। अभी तक हम लोगों ने भाग 3 के आर्टिकल 18 तक की चर्चा कर ली थी। 18 में हम लोगों ने पढ़ा था उपाधियों के अंत के बारे में, तो उस बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। तो आज जो हमारा टॉपिक था, आज जो हम उसी की बात करने, क्योंकि हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे, मूल अधिकारों की बात कर रहे थे। तो दोस्तों, अभी कल ही हमने जो है अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में। तो आज जो हम मूल अधिकार पढ़ने वाले हैं, वो मूल अधिकार का नाम भी यही है, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। और ये हम पढ़ेंगे आपका आर्टिकल 19 से 22 के बीच में। किसमें? आर्टिकल 19 से 22 के बीच में क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। तो आज का जो विषय है वो क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 में, आर्टिकल 19 से 22 में। तो दोस्तों, हमने चर्चा कर ली थी कि मूल अधिकार क्यों जरूरी है, मूल अधिकारों का महत्व क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि मूल अधिकारों का होना इसलिए भी आवश्यक है कि जो राज्य के कठोर नियम है उससे स्वतंत्रता के लिए भी मूल अधिकार आवश्यक है। इस बात पे भी हमने चर्चा की थी। तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं स्वतंत्रता के अधिकार को लेकर, तो हमारे देश के संविधान की खूबसूरती यह है कि देश में कुछ कर्तव्य दिए गए हैं हमारे लिए, हमको करने के लिए, और कुछ अधिकार भी हमको दिए गए हैं संविधान में। तो कुछ जो अधिकार हैं उनके लिए कुछ कर्तव्य भी निर्धारित हैं, उनकी भी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। तो आज जो स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 19 से, तो आर्टिकल 19 में क्या 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कितने? 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो आर्टिकल 19 का पहला पॉइंट अगर हम देखें तो क्या बात की गई है? पहली स्वतंत्रता की अगर बात करें तो वो होती है क्या? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि क्या? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। पहला क्या? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये क्या कहता है? आर्टिकल 19 का 1। ठीक है, तो हम लोगों ने पहली बात क्या जान ली? 19 कितने? 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। तो उसमें पहली क्या? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरी स्वतंत्रता के बारे में बात करें जो आर्टिकल 19 के 2 में है, वो क्या कहता है कि भारत के किसी भी नागरिक को क्या स्वतंत्रता से बैठक करने या शांतिपूर्ण बैठक बिना हथियार के करने की भी स्वतंत्रता है। क्या? बिना हथियार के शांतिपूर्ण, कैसे? शांतिपूर्ण बैठक करने का अधिकार। यह भी आपका कहां है? आर्टिकल 19 में। तीसरी बात क्या कहता है? संविधान का अनुच्छेद 19। तीसरी बात अगर की हम बात करें, संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। क्या सी? संघ में सरकारी समितियां बनाने का अधिकार। क्या? सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। तो ये जो सरकारी समितियां बनाने का अधिकार है आपका, ये जोड़ा गया था संविधान संशोधन अधिनियम 97वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ आपका 2011 में, उसके द्वारा इसको जोड़ा गया। किसके? 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, 2011 के द्वारा इसको जोड़ा गया। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें चौथी स्वतंत्रता के बारे में, तो चौथी बात क्या कहता है? आर्टिकल 19 चौथी बात क्या कहता है कि भारत के किसी भी राज्य में, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता। क्या?
किसी भी राज्य क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता, राज्य क्षेत्र में संचरण की स्वतंत्रता, संचरण की स्वतंत्रता। तो ये आपका क्या कहता है 19 का 4। तो अगर हम 19 के 5 की बात करें, 19 के 5 की बात करें, तो क्या कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति निर्बाध घूमने, बस जाने या निवास करने की स्वतंत्रता है। क्या भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को निर्बाध घूमने, रहने या बस जाने की स्वतंत्रता है। ठीक है, यह आपका क्या 5 नंबर की बात हो गई। कितने, ये मैं मिटा रहा हूं। 19 का 5 क्या कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को घूमने, ठीक है, घूमने, रहने या बस जाने की स्वतंत्रता है। छठे की बात करें अगर हम, रहने या बस जाने की स्वतंत्रता है। तो ये हम लोगों ने आर्टिकल 19 की बात कर ली। आर्टिकल 19 में क्या 6 स्वतंत्रताओं के बारे में बात की गई है। पहला क्या, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक, सहकारी समितियों को बनाने का अधिकार, ठीक है, बिना हथियार शांतिपूर्ण बैठक करने का अधिकार, ठीक है, राज्य क्षेत्र में, किसी भी राज्य क्षेत्र में, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में स्वतंत्रता से घूमने का अधिकार। और छठे की अगर हमने बात की तो किसी भी भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में रहने, बसने या घूमने की स्वतंत्रता। तो ये हमने आर्टिकल 19 की बात कर ली। अगर हम बात करें, हमने पहले जो बात की ना आर्टिकल 19 की, उसमें पहली बात क्या थी, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, यहां से बहुत छोटे छोटे से सवाल बन के आपके निकल के आते हैं जो आपको कंफ्यूज कर जाते हैं। हमने पहली कौन सी, भाषण एवं, कौन सी, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की। तो इनमें शामिल क्या क्या है, इसमें क्या क्या शामिल है। तो देखिए, जो आपका आरटीआई एक्ट है, आरटीआई एक्ट 2005 कब से लागू हुआ था, ये 2005। तो ये 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ था। 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ था। ये जो जो आपका जो इस सूचना का अधिकार है, ये किसका, ये इसी का भाग है, ये इसी का भाग है। जो ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, ये किसका, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही भाग है। और ये कहां से लिया गया है आपका, ये लिया गया है आपका स्वीडन से। कहां से, स्वीडन से। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 के 1 में, उनमें कौन कौन से स्वतंत्रताओं या अधिकारों की बात की गई है, तो उस बारे में भी हमको चर्चा कर लेनी चाहिए दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं कि आर्टिकल 19(1) में कौन कौन सी अधिकारों को सम्मिलित किया गया है। तो पहली की अगर हम बात करें, अपने या किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार। पहली बात क्या की गई है कि या तो आप अपने या तो दूसरे के विचारों को क्या प्रसारित कर सकते हैं, विचारों को प्रसारित कर सकते हैं, प्रसारित करने का अधिकार। यह आपको कहां, आर्टिकल 19 में दिया गया है। दूसरी बात क्या, जो आपकी प्रेस की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता, यह भी कहां, आर्टिकल 19(1) में बात की जाती है इसकी। ठीक है, व्यावसायिक विज्ञापन का अधिकार, आप व्यावसायिक विज्ञापन देते हैं, उसका अधिकार आपको कहां दिया गया, आर्टिकल 19(1) में। तो क्या, व्यावसायिक विज्ञापन का अधिकार, व्यावसायिक विज्ञापन का अधिकार। और क्या दिया गया है, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। आपका फोन टैप अगर हो रहा है तो आप
ये आपके अधिकारों के विरुद्ध है, तो आप ये आपके जो मौलिक अधिकार है उसके विरुद्ध है, कोई आपका फोन टैप नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। और क्या बात की गई है, अगर हम इधर बात करें 4 नंबर की, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, विरुद्ध अधिकार, विरुद्ध अधिकार। और क्या बात की गई है, शांति का अधिकार। ठीक है, दूसरी क्या बात, शांति का अधिकार, शांति आपका अधिकार है, ये बात ध्यान रखिए आप लोग, शांति का अधिकार, शांति का अधिकार। ऐसे ही कई और प्रकार के अधिकारों की बात की गई है, कहां पे, आर्टिकल 19 में। ठीक है, ये बात आप लोग को समझ लेनी चाहिए। ठीक है, तो हमने आर्टिकल 19 की बात खत्म कर ली यहां पे दोस्तों। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, आप चीजों को समझ पा रहे होंगे, आप कनेक्ट हो पा रहे होंगे। तो हमने आर्टिकल 19 में बात कर ली 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की। अब अगर हम आर्टिकल 20 की बात करें, आर्टिकल 20 की बात करें, तो आर्टिकल 20 आपका क्या कहता है। देखिए, आर्टिकल 20 की बात करने से पहले जो हमको स्वतंत्रताएं दी गई हैं आर्टिकल 19 में, उनकी कुछ सीमाएं भी हैं। आर्टिकल 19 की कुछ सीमाएं भी हैं। आर्टिकल 19 क्या सीमित भी है किन्हीं मायनों में, तो वो सीमाएं क्या हैं, कब ये जो स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं इनको रोका जा सकता है, तो इस बात को भी आपको जान लेना चाहिए। देश की एकता या अखंडता को खतरा होने पर, देश की एकता या अखंडता, एकता या अखंडता को खतरा होने पर क्या, जो आर्टिकल 19 में स्वतंत्रताएं दी गई हैं इनको क्या, इन पर रोक लगाई जा सकती है। दूसरी बात क्या, अन्य देश के साथ संबंध खराब होने की स्थिति में भी क्या, जो आर्टिकल 19 में स्वतंत्रताएं दी गई हैं उन पर रोक लगाई जा सकती है। तीसरी बात क्या कहता है, तीसरी बात क्या, कि लोक व्यवस्था को अगर कोई स्वतंत्रता नुकसान पहुंचा रही है, मान लीजिए कि आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आपका अधिकार है, किसी चीज को लेकर अपना विरोध व्यक्त कर रहे हैं, विरोध का अधिकार है आपके पास में, और उससे क्या कि लोक नियोजन की जो व्यवस्था, जो आपकी लोक व्यवस्थाएं हैं, अगर उनको नुकसान हो रहा है तो आपका क्या, कि धरना प्रदर्शन या विरोध प्रदर्शन के जो अधिकार है उसको समाप्त कर दिया जाएगा या रोका जा सकता है उस अधिकार को। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। तीसरी बात क्या हो सकती है इसमें, तीसरी बात क्या, कि आप न्यायपालिका की अवमानना कर रहे हो। क्या, न्यायपालिका की अवमानना मानना। तो इन स्थितियों में क्या, आपके आर्टिकल 19 में जो 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं उस पर रोक लगाई जा सकती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा मित्रों। तो चलिए हम बात करते हैं आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20 क्या कहता है हमारा, इस विषय में हम बात कर लेते हैं। आर्टिकल 20 क्या कहता है, आर्टिकल 20 कहता है अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में जो संरक्षण दिया गया है उसका उल्लेख कहां पर मिलता है, आपका आर्टिकल 20 में। क्या, अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में जो संरक्षण का उल्लेख है वो आपका कहां मिलता है, आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 20 क्या कहता है, आर्टिकल 20 क्या कहता है, आर्टिकल जो 20 है आपका, आर्टिकल 20 क्या कहता है कि अगर मान लीजिए आपने आज के टाइम में, आज हम बात करें 16 अगस्त 2020 को कोई अपराध किया, ठीक है, और आपको सजा हुई, तो फिर क्या हुआ, मान लीजिए 16 अगस्त 2021 को कोई नया कानून बन के आता है, आपने जो गुस्ताखी की है या जो सजा आपको मिली है, तो उस सजा को क्या परिवर्तित नहीं किया जा सकता है आपकी। सिंपल सी बात कहने का मतलब यह है कि आपने जिस टाइम जो गुनाह किया है, जो गुस्ताखी की है, आपको उसी समय के हिसाब से जो कानून में दंड है वही आपको दिया जाएगा। तो ये आर्टिकल 20 का पहला बात ये क्या हो गई कि क्या किसी भी व्यक्ति या दोषी करार व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति या अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति को क्या
नागरिक हो या चाहे वो विदेशी हो, जिस समय अपराध किया है उसने, जिस समय उसने अपराध किया है उसी समय के कानून के हिसाब से उसको दंडित किया जाएगा, उसी समय के कानून के हिसाब से उसको दंडित किया जाएगा। ये हमने बात कर ली 21 की। अगर 20 के 1 की, अगर हम 20 के 2 की बात करें तो 20 का 2 क्या कहता है? कहता है किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 सजाएं नहीं दी जा सकती। इस बात को आपको ऐसे समझना होगा, मान लीजिए आपको धारा 302 के अंतर्गत जेल में आजीवन कारावास की सजा हो जाती है, ठीक है, और फिर मान लीजिए कि आपको किसी के कत्ल के जुर्म में सजा होती है, आप 6 साल या 10 साल सजा काट चुके हैं। उसके बाद में क्या, उसके बाद में कि न्यायालय का फैसला आता है और आपको फांसी की सजा सुना दी जाती है। तो यहां पे क्या आपको 2 सजाएं भुगतनी पड़ी। पहली तो क्या कि 10 साल का आपने कारावास भी काटा, फिर दूसरी बात क्या कि आपको फांसी भी मिल गई। तो यहां पे क्या हुआ कि आपने सजा, आपने अपराध किया 1, 302, आपने अपराध किया 1 और आपको सजाएं मिली कितनी? 2। तो एक अपराध के लिए 2 सजाएं नहीं दी जा सकती। यह आपका बात करता है आर्टिकल 20 का 2 जो दूसरा पॉइंट है। तो यह बात आपको समझ लेनी होगी। आर्टिकल 20 का जो तीसरा पॉइंट है वो क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए क्या बाध्य नहीं किया जा सकता है। किसी भी अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यह आपका आर्टिकल 20 का 3rd पॉइंट कहता है कि किसी भी व्यक्ति या अभियुक्त को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। तो हमने बात कर ली आर्टिकल 20 की, जो किस बात का उल्लेख करता है, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का उल्लेख करता है। तो इस बात को भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया कि आर्टिकल 20 आपका क्या कहता है। आर्टिकल 21 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 21 की बात करें तो आपको ये क्या जीने की स्वतंत्रता देता है। कैसी? जीने की स्वतंत्रता देता है आर्टिकल 21। क्या? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अगर हम आर्टिकल 21 की बात करें, आर्टिकल 21 की बात करें तो यह बात क्या करता है? प्राण एवं कौन सी स्वतंत्रता? प्राण एवं दैहिक। दैहिक मतलब क्या? जीने की स्वतंत्रता। जीने की स्वतंत्रता। तो 21 क्या कह रहा है आपको? कि जीने की स्वतंत्रता है आपको। कैसे? कि क्या किस किस बात की? कि गरिमा के साथ जीने की स्वतंत्रता। पहली बात तो क्या क्या उपबंध है? गरिमा के साथ जीवन जीने की स्वतंत्रता। ध्यान रखिए इस बात को। दूसरी बात क्या? निजता के साथ, प्राइवेसी के साथ में, प्राइवेसी के साथ में, प्राइवेसी के साथ। प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्राइवेसी की बात आ गई। तो आपको अपनी निजता अपने तक बनाए रखने का भी अधिकार कौन? संविधान का अनुच्छेद 21 आपको इस बात का अधिकार या इस बात की स्वतंत्रता देता है कि आप अपनी निजता या प्राइवेसी को बनाए रख सकते हैं। तो इस बात को भी आपको ध्यान से समझ लेना है। दूसरी बात क्या? शुद्ध पर्यावरण का अधिकार। कैसा? शुद्ध पर्यावरण का अधिकार। तो हमने ये 3 स्वतंत्रताओं की बात कर ली कि गरिमा के साथ जीवन जीने की स्वतंत्रता है हमारे पास, हमारी निजता के लिए स्वतंत्रता है हमारे पास, शुद्ध पर्यावरण का अधिकार है हमारे पास। इन बातों की का अधिकार दिया गया है हमको कहां? आर्टिकल 21 में। कहां? आर्टिकल 21 में। अगर हम इसमें और जोड़ना चाहें,
तो हम इसमें जोड़ सकते हैं जो स्वास्थ्य का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार। और जोड़ना चाहें अगर तो 14 साल की उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का जो अधिकार है उसकी भी बात कहां की गई है, आर्टिकल 21 में ही की गई है, लेकिन वो पार्ट क्या है, आर्टिकल 21 के ए में बात की गई है, आर्टिकल 21 के ए में बात की गई है। तो हमने आर्टिकल 21 जान लिया। तो 21 क्या कहता है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए राज्य क्या, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए राज्य निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। क्या, राज्य निःशुल्क शिक्षा या अनिवार्य रूप से शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ये आपका कौन, आर्टिकल 21 ए कहता है। कौन, आर्टिकल 21 ए कहता है। तो इस बात को भी हम लोग चलिए स्पष्ट कर लेते हैं आर्टिकल 21 के बारे में। आर्टिकल 21 ए, तो आर्टिकल 21 में दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि 14 राज्य की यह जिम्मेदारी होगी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा उपलब्ध कराए। देखिए दोस्तों, ये जो आर्टिकल 21 है ये भाग था कभी आर्टिकल 45 का, जो निदेशक सिद्धांत थे हमारे नीति निर्देशक तत्वों में। तो उसमें आर्टिकल 45 में क्या था कि ये एक निदेशक सिद्धांत था कि राज्यों को ऐसा जो है कहा जाता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराए। लेकिन चूंकि यह निदेशक सिद्धांत था इसलिए इसको क्या कि न्यायालय में चेतावनी नहीं दी जा सकती, या न्यायालय इस पर कोई कदम नहीं उठा सकता था, या राज्य को नहीं कह सकता था कि आप ऐसा करें ही। तो इसके लिए क्या, इसको आर्टिकल 21 में जोड़ दिया गया। कब, आर्टिकल 21 में जोड़ दिया गया। कब, किसके द्वारा, 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा इसको किसमें, आर्टिकल 21 ए में जोड़ दिया गया। अगर हमने यहां पे बात की कि बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा राज्य अनिवार्य रूप से, तो इसके लिए हम यहां पर तो बात अधिकारों की कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं। अब जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करेंगे तो आपके 51 का में या 51 ए में आपको यह मौलिक कर्तव्य भी दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या, जो प्राथमिक शिक्षा है वो उपलब्ध कराएगा, ऐसा उस व्यक्ति का कर्तव्य होगा। यह बात आपकी कहां, 51 का में मौलिक कर्तव्यों में जोड़ी गई है। कहां, मौलिक कर्तव्यों में जोड़ी गई है। तो इस बात को आपको बहुत ही ध्यान से समझ लेना होगा दोस्तों। तो चलिए हम बात करते हैं आर्टिकल 22 की। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो रोक के अभी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को थंब प्रेस कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें वीडियो को। दोस्तों चलिए हम बात करते हैं आर्टिकल 22 की। तो आर्टिकल 22 क्या कहता है इस बारे में भी हम बात कर लेते हैं। आर्टिकल 22 किस बारे में बात करता है, निरोध एवं गिरफ्तारी के संरक्षण में। किसकी, निरोध एवं गिरफ्तारी के संबंध में। ठीक है, तो आर्टिकल 22 आपकी किसके बारे में बात कर रहा है, निरोध एवं गिरफ्तारी के संबंध में आपका आर्टिकल 22 बात कर रहा है। तो आर्टिकल 22 क्या कहता है, आर्टिकल 22 कहता है कि वह प्रत्येक अभियुक्त जो गिरफ्तार किया जा रहा है, मान लीजिए आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, तो आपको यह जानने का अधिकार है कि हमको किस कारणों या किन कारणों की वजह से गिरफ्तार किया जाता है। तो पहली बात यही आर्टिकल 22 क्या कहता है कि गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार, गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार। यह आपका आर्टिकल 22 की 1 बात हो गई, पहली बात हो गई। आर्टिकल 22 की दूसरी बात क्या है कि जो अभियुक्त जो गिरफ्तार हुआ है वो अपने बचाव के लिए किसी भी वकील की सहायता ले सकता है। क्या,
वकील की सहायता ले सकता है। तो यहां पे दूसरी बात क्या हो गई कि बचाव में वकील की सहायता या न्यायिक परामर्शदाता की सहायता, ऐसा लिखा जाता है किताबों में, न्यायिक परामर्शदाता। तो आपको मैं सिंपल सी बात वकील बता दे रहा हूं, वकील की सहायता ले सकता है। तो ये दूसरी बात हो गई, हमने आर्टिकल 22 में जानी। अगर हम तीसरी बात करें तो जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उसको 24 घंटे के भीतर ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। दूसरी बात क्या कि 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने या जो दंड अधिकारी होगा आपका, जो दंड अधिकारी, वो मजिस्ट्रेट भी कह सकते हैं या जो हो उस टाइम वहां पे, तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है 24 घंटे के भीतर। और दूसरी बात क्या है इसमें, मजिस्ट्रेट द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध दिए 24 घंटे में रिहा करने का भी अधिकार आपको कौन, आर्टिकल 22 देता है। तो इन सब बातों की हम लोगों ने चर्चा कर ली। लेकिन जो ये सारे अधिकार हैं, तो ये आपके सिर्फ क्या नियामक जो कानून है उनके अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें कि निरोधक कानूनों के अंतर्गत अगर हम बात करें, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसे आप मान लीजिए आपके ऊपर लग जाता है, तो ये सब चीजें आप फॉलो अप नहीं होंगी। जैसे क्या, रासुका बोल सकते हैं, रासुका ना, NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो कानून है सिर्फ आपके नियामक कानून में फॉलो होते हैं, दंडात्मक या निरोधक जो प्रक्रिया है उसमें ये चीजें फॉलो अप नहीं होती हैं, या ऐसा करना ये जरूरी नहीं होगा। यहां पे आपके अधिकारों की बात नहीं होगी, ये भी आपको जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो चलिए हम अगली बात करते हैं। आर्टिकल 22 की भी बात कर ली, जो हमारा स्वतंत्रता के अधिकार का आखिरी जो आर्टिकल था। तो चलिए जो हमारा अगला जो बात हम करने वाले हैं, जो हमको तीसरा जो मौलिक अधिकार दिया गया था, मैंने आपको क्या कहा था, समता ने स्वतंत्रता से कहा कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, कि शोषण धर्म में जायज नहीं, ठीक है, ऐसा हमारी संस्कृति कहती है। ठीक, तो हमने आपको क्या बताया था, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये आपके कहां दिए गए हैं, आर्टिकल 23 और 24 में। किसमें, आर्टिकल 23 और 24 में। कहां दिया गया है, आर्टिकल 23 और 24 में। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि आर्टिकल 23 में क्या बात कही गई है। आर्टिकल 23 की हम बात कर लेते हैं। तो जब हम आर्टिकल 23 की बात करते हैं तो आर्टिकल 23 दो बातों का उल्लेख करता है। कहता है क्या कि बेगार की जो प्रथा है उस पर प्रतिबंध, बेगार की प्रथा पर प्रतिबंध। ध्यान से देखिएगा, बेगार की प्रथा पर प्रतिबंध। चिंतित नहीं होइए, मैं बेगार क्या है इस बारे में भी आपको अभी बताऊंगा। दूसरी बात क्या बोली गई आर्टिकल 23 में, क्या, मानवीय दुर्व्यापार पर प्रतिबंध। तो ये दो बातें कहां की गई आपकी, आर्टिकल 23 में। तो अगर हम बेगार की बात करें, बेगार शब्द की बात करें, तो बेगार शब्द का आप सीधा सीधा मतलब समझ सकते हैं कि काम करा लेना और पैसे ना देना। एक टाइप से कह सकते हैं बेगार, वो कहते नहीं कि बेगार भुगत रहे हैं, मतलब काम तो कर रहे हैं, पैसा नहीं मिल रहा है। तो ये जो बंधुआ मजदूरी हो गई आपकी, बंधुआ मजदूरी, ये आप इस प्रकार की जो प्रथाएं थी उन पर प्रतिबंध के लिए क्या आपका आर्टिकल 23 आता है। मानवीय दुर्व्यापार, अब ये दुर्व्यापार का क्या मतलब है, दुर्व्यापार शब्द की अगर चर्चा करें तो इसको कह सकते हैं हम मानव तस्करी।
या ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इसको एक शब्द और क्या, कबूतरबाजी भी कहते हैं। कबूतरबाजी, कबूतरबाजी, या यहां पे हम इसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी कहते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी कहते हैं। तो आपको इस बात से समझ लेना होगा कि ऐसी सभी प्रकार की जो क्रियाएं हैं, जैसे मानव तस्करी हो गई, बंधुआ मजदूरी हो गई, बेगार हो गया आपका, यही इन सभी चीजों पर क्या आर्टिकल 23 के माध्यम से प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये बात हम लोगों ने यहां पर चर्चा कर ली। इस संबंध में क्या, इसके संबंध में कई सारे अधिनियम बनाए गए जो इन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कार्य करते हैं, जो जिनके संबंध में उल्लेख किया गया है। तो उनमें कौन कौन सा था आपका मैं बता दे रहा हूं कि बंधुआ मजदूरी निरसन अधिनियम आपका 1976 में बनाया गया। कौन सा? बंधुआ मजदूरी निरसन अधिनियम 1976। पहला अधिनियम कौन सा बनाया गया? बंधुआ मजदूरी निरसन अधिनियम 1976। दूसरा कौन सा बनाया गया आपका? न्यूनतम मजदूरी की मतलब क्या? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। यह आपका कब बनाया गया? 1948 में। कब? 1948 में। यह सब किस लिए बनाए गए थे? जो आर्टिकल 23 में बात की गई है कि क्या बेगार की प्रथा पर प्रतिबंध और क्या मानवीय दुर्व्यापार की प्रथा पर प्रतिबंध, तो उसके संरक्षण के लिए ये कई सारे अधिनियम बनाए गए हैं। तो उन अधिनियमों की हम चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें इस श्रेणी में तीसरा अधिनियम कौन सा था आपका? ठेका श्रम अधिनियम, ठेका श्रम अधिनियम, ठेका श्रम अधिनियम। यह आपका कब? 1970 में बनाया गया था। कब? 1970 में बनाया गया था। अगर हम इसमें चौथे अधिनियम की बात करें तो कौन सा? सामान्य पारिश्रमिक अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम। ये आपका कब बनता है? 1976 में, 1976 में। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि बंधुआ मजदूरी या बेगार की प्रथाओं को रोकने के लिए ये चार अधिनियम बनाए गए थे। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। चलिए हम बात करते हैं आर्टिकल 24 की। आर्टिकल 24 की, आर्टिकल 24 आपका क्या कहता है? आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 क्या कहता है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, क्या? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कारखानों में काम करने पर प्रतिबंध लगाता है। ये कौन सा? आर्टिकल 24। ठीक है, कार्य करवाया नहीं जा सकता, ऐसी बात कौन कहता है? आर्टिकल 24 क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कारखानों में काम नहीं कराया जा सकता। क्या? 14 वर्ष से कम के जो बच्चे होंगे उनको क्या खतरनाक कारखानों में काम नहीं कराया जा सकता। ये आपका कौन? आर्टिकल 24 कहता है। तो इसके लिए एक जो बहुत कारगर अधिनियम बना था, जो बहुत ही इसके मामले में, क्योंकि बहुत सारी जगह आप ऐसे देखते होंगे कि 14 साल से बच्चे जो कम हैं बहुत जगह काम कर रहे होते हैं खतरनाक कारखानों में, जहां पे उनकी जान को बहुत सारा खतरा रहता है। तो इसके लिए एक अधिनियम बनाया गया था। कौन सा? बाल श्रम प्रतिषेध एवं निरसन अधिनियम 1986 में जो आपका बना था, इस दिशा में सबसे ज्यादा कारगर साबित हुआ था इस बाल श्रम को रोकने के लिए। तो कौन सा अधिनियम था वो? कौन सा? बाल श्रम प्रतिषेध एवं निरसन अधिनियम 1986
86। तो इस बात को आपको बहुत ही ध्यान रखना होगा दोस्तों। तो चलिए, हम लोगों ने आज दो अधिकारों के बारे में चर्चा कर ली। स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली, और जो है हमने क्या, शोषण के विरुद्ध के अधिकार के बारे में चर्चा कर ली। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें, और हमारे चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको कल बताया था कि आशीष सर का थोड़ा हेल्थ का इशू है, इस वजह से उनका वीडियो नहीं आ पा रहा है। आई होप कि कल परसों में वीडियो उनका आ जाएगा। तो दोस्तों, बस जुड़े रहिए हमारे साथ प्रेम एकेडमी पे, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।